उसने कंपनी ऑफ सेक्रेटरीज का एग्जाम दिया। वो भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर की पोजीशन पे थी, जो कि एक गेजेटेड ऑफिसर होता है और आर्मी में मेजर के बराबर होता है। उसी स्टेट में इन अ पूल ऑफ ब्लड शी वाज लाइंग देयर अंटिल 9:30 और सो इन द इवनिंग। लेकिन ये एक रॉबरी गॉन बैड नहीं थी। वेपन आज तक नहीं रिकवर हुआ है। रॉबरी का कोई रिकवरी नहीं हुई है आज तक। अगर डिफेंस एरिया के अंदर एक गेजेटेड ऑफिसर के साथ ऐसा हो सकता है, तो आप बाहर की देश की विमेन का सोचें, उनका तो चांस ही नहीं है कोई। ये जो आंसू हैं, ये आंसू दुख के नहीं हैं, ये आंसू खुशी के हैं कि मेरे को ये मौका मिला सबके सामने ये चीज रखने का। मेरा हमेशा से अभी अर्चिशा के केस के लिए यही मानना है कि सीबीआई की जांच हो। सीबीआई ऑल्सो शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। नभः स्पर्शम दीप्तम, टच द स्काई विद ग्लोरी। ये इंडियन एयरफोर्स का आदर्श वाक्य है। लेकिन जब इंडियन एयरफोर्स की बहादुर अधिकारी की मौत ही रहस्यमयी और सवालों से घिर जाए, तो तलाश करना बहुत जरूरी हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है रिद्धि मुकादम और आप देख रहे हैं एज न्यूज। हमारे साथ आज मौजूद है स्क्वाड्रन लीडर अर्चिशा जसवाल के भाई संदीप जसवाल। अर्चिशा जसवाल की मौत 3 साल पहले पठानकोट एयरबेस कैंप पर हुई थी और परिवार का कहना है कि इस मामले में गंभीर पहलुओं को नज़रअंदाज कर दिया गया है और उन्हें अभी भी इंसाफ नहीं मिला है। तो आइए हम बात करते हैं संदीप जसवाल से और जानते हैं कि क्या हुआ था उस रात, क्या सवाल है परिवार के और एजेंसियों ने कहां जांच में चूक कर दी है। नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एच न्यूज पर। This is a very emotional situation to be in, and I have a daughter myself. मेरी daughter 9 साल की है, and she was my only sister, the only sibling we had as a family. I'm sorry if I turn emotional during this conversation, but मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये चीज को सुने समझें। अब मेरी सिस्टर जो थी, उसका जन्म जैसा मैंने बताया मुंबई में हुआ। तो मेरी सिस्टर जो कि थी फौजी फैमिली से ताल्लुकात रखती थी। उसके अंदर एक फौजी के पूरे गुण थे। मेरे फादर ने इंडियन नेवी में 42 इयर्स सर्विस करी। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन आर्मी में थे। मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे या पॉलिटिकल पार्टी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, और ना कि मैं डिफेंस फोर्सेस पे उंगली उठा रहा हूँ। बट कुछ एक आधे रॉटन एप्पल, एक सड़ा हुआ एप्पल अगर एक बक्से में पड़ा हुआ है, वो सेब बाकी सेबों को भी खराब कर सकता है। तो ये चीज को नजर में रखते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि बड़े होते हुए मैंने जीवन के दुख सुख अपनी बहन के साथ बांटे हैं, और मेरे लिए एक पूरी दुनिया समाती है मेरी फैमिली में। उसने कंपनी ऑफ सेक्रेटरीज का एग्जाम दिया। वो भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर की पोजीशन पे थी, जो कि एक गेजेटेड ऑफिसर होता है और आर्मी में मेजर के बराबर होता है। तो वो हमेशा से ही अपने मदर के, फादर के और मेरे बहुत क्लोज थी। और उसमें हमेशा से वो जज्बा था देश के लिए कुछ करने का। अपने पिता की तरह और ग्रैंड पेरेंट्स की तरह वो भी फौज में जाना चाहती थी, और वो गई फौज में। Let us come to the incident that happened on 15th of July 2023. क्या हुआ था उस दिन, आप उसके बारे में और आपको क्या पता चला है थ्रू द इन्वेस्टिगेटर्स? तो मैं आपको इन्वेस्टिगेटर्स के थ्रू वाली स्टोरी बताऊंगा, जो हमें पता चला है इंटरनल ऑफिसर्स के द्वारा। मैं उसकी स्टोरी भी शेयर करूंगा आपके साथ। तो 14 जुलाई 2023 फ्राइडे को रात को ऑफिसर्स मेस पठानकोट एयरफोर्स बेस के अंदर पंजाब में ये एक पार्टी थी। वो पार्टी में मेरी बहन ने और अपने 2 फेलो ऑफिसर्स समेत
उन्होंने लास्ट में डांस फ्लोर क्लोज किया था। दे हैड अ वेरी गुड टाइम एंड उस पार्टी के दौरान वहाँ पे कुछ वारदात हुई थी, वहाँ पे कुछ क्वेश्चनिंग हुई थी और एक आर्ग्यूमेंट हुआ था। ये चीज मेरे को वहाँ पे इंटरनली कुछ ऑफिसर्स के द्वारा बताया गया था। और वो आर्ग्यूमेंट के बाद भी जब मेरी बहन के एक फेलो ऑफिसर की वाइफ ने पार्टी के बाद उसे कहा कि अर्चिशा चलो घर चलते हैं, तो उसने कहा कि मैम आप आगे चलिए, मैं आती हूँ पीछे से। तो ये पार्टी के बाद वो अपने घर गई है, जो कि एयरफोर्स बेस के अंदर ही उसकी अलॉटेड अकोमोडेशन थी। और इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज के द्वारा जो हमें बताया गया, सुबह 15 जुलाई सैटरडे के दिन 3:30 बजे से 4:30 के बीच में ये वारदात हुई, जिसमें किसी अननोन व्यक्ति ने घर में घुस करके उसके ऊपर अटैक किया है। और हमें बताया गया कि ये चोरी के एंगल से वो व्यक्ति वहां पे घुसा था। और वो वारदात करने के बाद वो वहां पड़ी रही उसी स्टेट में, इन अ पूल ऑफ ब्लड शी वाज लाइंग देयर until 9:30 or so in the evening। तो ये आई थिंक 18 घंटे कुछ होता है वो वहां पे पड़ी रही उसी स्टेट में। उसकी नेबर ने उसको काफी टाइम कॉल किया, और कॉल करने के बाद जब उसने जवाब नहीं दिया तो अथॉरिटीज का कहना है कि रात को वो ताला तोड़ करके दरवाजा वो फोर्सफुली घुसे हैं घर में। और उसका एसी वहां चल रहा था, और इसलिए शायद बाहर तक शोर नहीं आ सका। और उसने उसको उसी स्टेट में वहां पे पाया। अथॉरिटीज ने फिर उस एम्बुलेंस को बुलाया, मिलिट्री हॉस्पिटल पठानकोट की एम्बुलेंस को, जो कि अगले पौने घंटे के अंदर उसको वहां से लेकर के मिलिट्री हॉस्पिटल लेकर जाया गया पठानकोट के अंदर। अगले 3-4 घंटे के अंदर उसको एयरलिफ्ट करके कमांड हॉस्पिटल चंडी मंदिर, जो कि पंचकुला में चंडीगढ़ के पास है, वहां पे उसको लाया गया। 6 दिन तक वो वहीं पे वेंटिलेटर पे थी और वो जिंदा थी। और 6 दिन के बाद 22 जुलाई 2023 को उसकी फाइनली हुई एंड शी लेफ्ट अस। अभी उस दिन सैटरडे को वहां पे सुबह पीटी ऑर्गेनाइज थी और सभी ऑफिसर्स के लिए। और ये पीटी का जो मैसेज जाता है, पीटी जिनको नहीं पता वो फिजिकल ट्रेनिंग होती है, और उस फिजिकल ट्रेनिंग का जो मैसेज जाता है वो एक नॉन डिजिटल फोन, फॉर एग्जांपल नोकिया 2100 के बराबर फोन, नॉन डिजिटल फोन के थ्रू ये मैसेज हमेशा रिले किया जाता था इन द पास्ट। उस दिन ये मैसेज बेस के सिक्योरिटी हेड, जो एक ग्रुप कैप्टन के पोजीशन पे थे, उनके द्वारा ये मैसेज पास किया गया। करीब 10 मिनट थे सुबह के 6 बजने में, तो कि इसका मतलब वारदात के करीब 1.5 घंटे के बाद ये मैसेज पास किया गया व्हाट्सएप के द्वारा, और ना कि ये नॉन डिजिटल फोन के द्वारा। और उन्होंने ये व्हाट्सएप मैसेज मेरे को अपने फोन पे बकायदा दिखाया हुआ है। और मेरा फिर ये सवाल उठा अंदर ही अंदर कि मैं उस वक्त, हमें समझ में नहीं आता है ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ। तो मेरा ये सवाल उठा कि ये व्हाट्सएप के द्वारा क्यों भेजा गया मैसेज उस दिन, जबकि ये मैसेज हमेशा नॉन डिजिटल फोन पर गया है, जो कि इनको अलाउड होता है अपने ऑफिशियल एरियाज में लेकर जाना। एक डिजिटल फोन उनको अलाउड नहीं होता है वहां पे लेके जाना। तो सबसे पहला सवाल था ये। फिर उस व्यक्ति के द्वारा जो मुझे मैसेजेस दिखाए गए उनके और मेरी बहन के बीच में, उन मैसेजेस भी बहुत ही लिमिटेड थे और उन्होंने भी अनेक सवाल खड़े किए। अब अथॉरिटीज का कहना था कि हमने सीसीटीवी फुटेज के द्वारा एक व्यक्ति की पहचान करी है, जो कि एक सर्विस पर्सनल नहीं है, वो एक सिविलियन था, और वो सिविलियन बेस के अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करता था। वो सिविलियन का एक पुलिस रिकॉर्ड भी रह चुका है। उस पुलिस रिकॉर्ड के बावजूद उस सिविलियन को वहां पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे नौकरी पे रखा गया। अथॉरिटी से फिर एक सवाल उठता है कि
क्यों उसको वहां पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अंदर रखा गया। वो अपनी वाइफ के साथ एक वहां पे हर ऑफिसर के पास एक सो कॉल्ड डोमेस्टिक हेल्प क्वार्टर होता है। वो क्वार्टर्स में वहां पे ये डोमेस्टिक हेल्प रहते हैं। तो वो अपनी वाइफ के साथ वहीं पे रहता था वो इंसान, जिसका नाम न्यूज में अगर आपने आर्टिकल्स में देखा होगा मक्खन कुमार बताया गया है। लेकिन जो केस किया गया उस केस में सॉरी न्यूज में उसका नाम मक्खन सिंह बताया गया है। लेकिन जो कि केस किया गया है, केस के अंदर उसका नाम मक्खन कुमार बताया गया है। तो एसएसपी द्वारा एक स्टेटमेंट देना कि ये मक्खन सिंह है जिसने ये वारदात करी है, ये खुद में एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। क्यों वो सही नाम नहीं ले सकते थे। इनफैक्ट न्यूज आर्टिकल्स में मेरी बहन का भी जो नाम यूज किया गया, वो नाम यूज किया गया गलत स्पेलिंग के साथ, अर्तिशा जायसवाल, गलत स्पेलिंग्स यूज की गई। मैंने न्यूज एजेंसीज को भी रीच आउट किया कि कम से कम उसकी स्पेलिंग तो आप सही करें, आप सही रिपोर्टिंग तो करें, बट मेरे को वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। न्यूज आर्टिकल्स में ये बताया गया कि एक सीवियर इंजरी हुई है और वो इंजरी के बाद उसकी गई है, लेकिन वो एक सीवियर इंजरी नहीं थी, वो एक ग्रूसम इंजरी थी। उसके सर पे टोटल 23 स्टिचेस थे। उसका सर का जो स्कल था, एक कितना मजबूत स्कल होता है, वो स्कल फट चुका था। और इतना ग्रूसम किसी के ऊपर अटैक करना इज नॉट अ सीरियस इंजरी, इट इज नॉट अ इंजरी, इट इज अ वेरी ग्रूसम एक्ट। और ये चीज की रिपोर्टिंग मीडिया एजेंसीज को भी करनी चाहिए थी, फॉलो अप उनको भी करना चाहिए था, उन्होंने ये भी नहीं किया। अब सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज जो होती है, एक तो वो मैरिड थी, वो शी वाज मैरिड टू अ मर्चेंट नेवल ऑफिसर, जो कि एक प्राइवेट संस्था होती है। वो मर्चेंट नेवी में वो लड़का काम करता था, और वो लड़का के अगेंस्ट 3 से 4 महीने पहले मेरी बहन ने एसएसपी पठानकोट को एक रिटन कंप्लेंट भी लिखी थी। और उस कंप्लेंट में उसने डाउरी और हरासमेंट का जिक्र भी किया है। जबकि मेरी बहन एक स्क्वाड्रन लीडर थी एयरफोर्स में, वो लॉ की भी पढ़ाई कर रही थी उस वक्त, वो 3rd ईयर लॉ भी परस्यू कर रही थी। और उसने बकायदा इस कंप्लेंट में मेंशन किया है फॉर द हरासमेंट विच हैज हैपेंड अगेंस्ट द फ्रॉम द इन-लॉज फैमिली टुवर्ड्स हर। ये कंप्लेंट को एसएसपी नहीं ले रहे थे। और मेरी बहन एयरफोर्स वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की सेक्रेटरी भी थी, और उसकी प्रेसिडेंट कमांडिंग ऑफिसर की वाइफ थी, और वाइफ के थ्रू उन्होंने कमांडिंग ऑफिसर को भी अप्रोच किया और रिक्वेस्ट किया कि एसएसपी से बात करें और मेरी कंप्लेंट को स्वीकार करें, क्योंकि एसएसपी ये कंप्लेंट को लेने से मना कर रहे थे। उसकी कंप्लेंट को फाइनली एसएसपी द्वारा लिया गया और पुलिस स्टेशन में इसकी इंक्वायरी भी चल रही थी। इसमें दो राह नहीं है कि वो डिवोर्स की तरफ जा रहे थे और वो चाहती थी एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। ये इंसिडेंट होने से 1 साल पहले उसका एक अबॉर्शन भी हुआ था, जो कि रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल जो सरकार का इंडियन आर्मी का दिल्ली में है, वहाँ पे उसका केस भी चल रहा था मेरी बहन का। और वहाँ पे ये अबॉर्शन के रिलेटेड वो कंप्लेंट कर रही थी एसएसपी को, जिसके लिए जिम्मेदार उसका हस्बैंड और इन लॉज थे। लेकिन ये जो केस कोर्ट में फाइनली उसका मर्डर का केस जो कोर्ट में चल रहा है, इस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा मेरे को ये बताया गया कि पूरी फाइल में कहीं पे मेंशन नहीं है कि वो मैरिड भी है, तो हस्बैंड का कहीं पे भी नाम है ही नहीं। हमने जैसे ही हम एसएसपी से फिर उस इंसिडेंट के बाद मिले, एसएसपी ने उस इंसिडेंट में अपने ऑफिस में मेरे को और मेरे फादर को ये बताया कि मेरी सिस्टर का, जो कि एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड के साथ अफेयर था। अब आप ये समझें, मेरी सिस्टर मैरिड थी,
उसके हस्बैंड के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। एज पर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, सुबह के टाइम जो लास्ट मेरी सिस्टर की कॉल पे किसी के साथ बात हुई है, एक लड़का था चंडीगढ़ बेस्ड जो कि बाइकिंग में था, और वो बाइक का शौकीन था, और मेरी बहन भी बाइक चलाने की शौकीन थी। तो उस लड़के के साथ मेरी बहन का रिलेशनशिप शुरू हुआ था। और मेरी बहन एक ब्रिगेडियर की बेटी जो मेरी बहन की दोस्त थी, जम्मू में रहती थी, उसने उसको कई दफा ये जाहिर भी किया कि मैंने जीवन साथी के जरिए जल्दबाजी में आके शादी एक बार कर ली और उसका नतीजा गलत निकला। लेकिन इस बार मैं अपना टाइम लूंगी और एक सही डिसीजन लूंगी, और तब जाके मैं ये शादी के बंधन में जाऊंगी। तो वो बहुत ही केयरफुली और सिस्टमैटिकली इसको अप्रोच कर रही थी अभी। तो उसकी ऑलरेडी उस लड़के से बातचीत चल रही थी, जो कि लास्ट व्यक्ति था जिसने उससे बातचीत करी। अब एसएसपी के द्वारा ये हमें बताया जाता है कि जो एक्यूज्ड है, जिसको अभी जेल में डाला गया है, जो कि एक सिविलियन था, उसके साथ मेरी बहन का अफेयर था। तो हो सकता है एक बार के लिए वो सही भी हो, मान लेते हैं कि ये सही है। मेरा ये सवाल है, जो लड़की एक एयरफोर्स ऑफिसर है जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक डिफेंस एरिया में काटी है, क्या वो डिफेंस एरिया में रह के अपना एक डिवोर्स सहते हुए एक लड़के के साथ बातचीत जिसकी नई नई होनी शुरू हुई है, उसके बावजूद वो किसी सिविलियन के साथ जो कि डोमेस्टिक हेल्प का काम करता है वहां पे अंदर, जो कि मेस के अंदर एक इलेक्ट्रिशियन, एक सफाई कर्मचारी के तौर पे एक नौकरी कर रहा है, क्या वो उसके साथ ताल्लुकात बनाएगी कभी? तो ये वाला जो सवाल है, ये हमेशा हमारे जहन में रहा। जैसे ही मैं एसएसपी के ऑफिस से बाहर आया, एसएसपी ऑफिस में एसएसपी ने हमें ये भी बोला कि उनके पास प्रूफ है कॉल रिकॉर्ड्स के अंदर, जिसमें ये प्रूफ होता है कि मेरी बहन के उसके साथ ताल्लुकात थे, कॉल रिकॉर्ड्स थे और मैसेजेस भी थे। लेकिन एसएसपी का ये कहना है, क्योंकि ये एयरफोर्स का मामला है, क्योंकि हमारी फैमिली का एक स्टेटस है, इस स्टेटस के वजह से ये कॉल रिकॉर्ड्स को पब्लिक नहीं किया जा सकता। मेरा ये कहना है कि अगर ऐसा कुछ था तो वो व्यक्ति क्या जो कि जेल में है, उसका मोटिव प्रूव होता है। तो आपको ये कॉल रिकॉर्ड्स उल्टा पब्लिक करने चाहिए इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ताकि उसका मोटिव प्रूव हो और उसको अकॉर्डिंगली प्रोसिक्यूट किया जाए। हो सकता है उसका इस केस में कोई हाथ हो सकता है उसका इस केस में कोई हाथ नहीं है, हो सकता है एज अ स्केपगोट उसको यूज किया गया है ताकि बाकियों का बचाव हो सके। जैसे ही मैं वहां से बाहर निकला एसएसपी के ऑफिस से, मैंने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को फोन किया और उनको यही नहीं बताया कि मैं पठानकोट आया हुआ हूँ और मेरी एसएसपी से मुलाकात हुई है। मैंने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से ये पूछा कि क्या इनकी कोई बातचीत थी मेरी बहन की और वो एक्यूज्ड मक्खन की, और मुझे ये बताया गया कि नहीं, इनकी कोई बातचीत नहीं थी। मैंने ये कहा कि क्या उसको कभी इसने मैसेज के द्वारा या कॉल के द्वारा किसी काम से बुलाया हो अपने घर पर, पास्ट में, हिस्ट्री में, कॉल रिकॉर्ड्स में? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने साफ मना किया, ये कह के कि इनका कोई इससे लेना देना नहीं था। तो उसके 10-15 मिनट के अंदर हम वापस एयरफोर्स बेस के अंदर जाते हैं और कमांडिंग ऑफिसर से मिलते हैं। कमांडिंग ऑफिसर को हमने बताया जो एसएसपी ने हमें बताया, और कमांडिंग ऑफिसर ने ये चीज को कंफर्म किया कि ये वारदात ट्रू है और उसका अफेयर था और ये चीज को पब्लिकली नहीं लाया जा सकता। तो अब मेरा सवाल खड़ा रहता है एसएसपी और कमांडिंग ऑफिसर के अगेंस्ट, जिसका मेरे को अभी तक कोई सा जवाब नहीं मिला कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और अगर ऐसा था तो इंटीग्रिटी और एयरफोर्स की इज्जत और हमारी फैमिली की इज्जत, आप हमारी फैमिली की इज्जत की ना टेंशन ले।
मेरे को इंसाफ की जरूरत है, हमें इंसाफ चाहिए, और अगर ऐसा कुछ था उसका मोटिव प्रूव होना चाहिए और कोर्ट ऑफ लॉ में उसको पनिश किया जाना चाहिए इसके अकॉर्डिंगली। तो ये सब नहीं किया गया। हमने रिटन में कमांडिंग ऑफिसर को और एसएसपी को इन सब चीजों की रिक्वेस्ट दी गई है, लेकिन उन्होंने ये चीज के ऊपर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया है। तो हमें ये बताया गया कि ये एक रॉबरी गॉन बैड थी, लेकिन ये एक रॉबरी गॉन बैड नहीं थी। मर्डर वेपन आज तक नहीं रिकवर हुआ है, रॉबरी का कोई रिकवरी नहीं हुई है आज तक। उन्होंने बताया कि ताले वहां पे तोड़कर नेबर वहां पे घुसी थी। एयरफोर्स बेस के अंदर और भी ऐसी वारदातें हुई हैं जिसके बारे में मेरी बहन ने मेरे को और मेरी मदर को इसके बारे में बताया है, और वो वारदातें पिछले 1-2 हफ्ते से चल भी रही थी। तो ऐसी अनेक शंकाएं हैं जो हमें है अथॉरिटीज के अगेंस्ट, और हम उसी के जवाब ढूंढ रहे हैं। जब आपकी बहन हॉस्पिटल में एडमिट थी तो उस टाइम पे क्या रिपोर्ट्स आए थे, और फिर जब हो गई थी फिर पोस्टमार्टम में फाइनली क्या रिपोर्ट खुल के आई थी, बिकॉज द फैमिली इज आल्सो अलेज्ड गैंग, सो इफ यू कैन ब्रीफ अस अबाउट दैट। यस, तो जो हॉस्पिटल में हुआ, हॉस्पिटल में इसका सारा एविडेंस क्लीन तरीके से मिटा दिया गया था मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर। हाउएवर पोस्टमार्टम जब हुआ, क्योंकि वो वेंटिलेटर पे थी और 6 दिन के बाद उसकी हुई है ये इंसिडेंट होने के बाद, तो जब पोस्टमार्टम हुआ, अगर हमें उस वक्त ये सारी जानकारी होती तो हम इस पोस्टमार्टम को अलग तरीके से कराते, वीडियोग्राफी के थ्रू करवाते। हम इस पोस्टमार्टम के लिए इंटरनेशनल एजेंसीज के पास सैंपल्स भेजते, लेकिन उस वक्त हमें ये सूझबूझ नहीं थी। उसकी बॉडी को हैंडओवर किया जाना चाहिए था बाय द अथॉरिटीज, बाय एयरफोर्स अथॉरिटीज, बाय पुलिस अथॉरिटीज, उसके हस्बैंड की फैमिली को। लेकिन अथॉरिटीज को पता था उसकी हस्बैंड की मेरी सिस्टर के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं थे और वो डिवोर्स की तरफ जा रहे थे, इसलिए उन्होंने बॉडी हमें थमाई। उन्होंने हमें बाकायदा ये चीज कही है कि बॉडी आपके पास आएगी और आप ही ये फ्यूनरल करेंगे, क्योंकि ये सही नहीं होगा अगर उसके हस्बैंड की फैमिली ये चीज करती है। उस वक्त उसका हस्बैंड इंडिया में मौजूद भी नहीं था। तो हमें बस शक है कि हो सकता है इसका कोई और एंगल भी हो, और उसको लेकिन इन्वेस्टिगेट करना और प्रूफ करना अथॉरिटीज के सर पर है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये प्रूव हुआ है कि 100% हुआ है। जिस डॉक्टर ने उस पोस्टमार्टम पे साइन किया है, मेरी उस डॉक्टर से फिजिकली बातचीत हुई है, उस डॉक्टर ने ये कंफर्म किया है कि 100% हुआ है। जिस लेडी डॉक्टर ने फिजिकली पोस्टमार्टम भी किया है, मेरी उस डॉक्टर से भी बात हुई है, और वो लेडी ने भी डॉक्टर ने कंफर्म किया है कि फोर्स्ड पेनिट्रेशन एंड 100% है। अब मेरा अथॉरिटी से जब ये सवाल है, जब मैं ये सब पिक्चर को एक बड़े कैनवस पर देखता हूँ कि एक सिविलियन का वहां पे होना, बॉडी हमें हैंडओवर करना, हस्बैंड का इससे कोई लेना देना नहीं, एसएसपी और कमांडिंग ऑफिसर का ये कंफर्म करना कि इनके बीच में बातचीत थी और उसका एक नाजायज रिश्ता चल रहा था एक्यूज्ड के साथ। कॉल रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन हम सामने नहीं ला सकते। उनको क्या जरूरत थी ये चीज बोलने के लिए? ये एक किताब में एक पुराना रूल है जिसको हमेशा अथॉरिटीज इस्तेमाल करके हिस्ट्री में ऐसी एक डर्टी पॉलिटिक्स और डर्टी गेम खेलते आए हैं, और इसीलिए इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट एक हमें बोला और ये चीज को करना सही समझा। तो इसके नजर में रखते हुए फैमिली का ये मानना है कि क्योंकि हमें अथॉरिटीज ने ये भी बोला था कि वहां पे कोई एक आर्ग्यूमेंट हुआ था पार्टी होने से पहले, हमें जो बताया गया था
ड्रिंक्स में कोई मिक्सिंग की वारदात को मेरी बहन ने पकड़ा था, और उस वारदात को आर्ग्यूमेंट उसका जो रेज हुआ उसको उस वक्त सेटल कर दिया गया, और पार्टी में वो चीज फिर से उठी थी। तो मेरी बहन ने वो चीज को पकड़ा था और उस चीज के लिए आवाज उठाई, और वो आवाज को उठाते हुए वहां पे ऐसी कोई ना कोई हरकत हुई है जिसकी वजह से ये कवर अप को किया गया। हमने ये भी अथॉरिटीज को बोला कि पूरे बेस में सिक्योरिटी कैमरास हर जगह मौजूद हैं, वो सिक्योरिटी कैमरास की पूरी हार्ड डिस्क हमें दी जाए, वो ताकि हम मैपिंग ऑफ इवेंट्स कर सकें, कब पार्टी खत्म हुई, कौन सा व्यक्ति किस वक्त बेस में कहां से कहां गया, ताकि हम ये चीज का अंदाजा लगा सकें कि कौन कौन इसके जिम्मेवार हैं। तो जब हम बेस में कमांडिंग ऑफिसर और उसके फेलो ऑफिसर से मिलने गए, हम वहां पे 2 दिन रुके भी हैं, और उस वक्त ग्रुप कैप्टन जो कि सिक्योरिटी हेड है बेस के, उनके द्वारा उन्होंने अपने फोन पे मेरे को ये वीडियो दिखाई है एक कैमरा के पर्टिकुलर एक एंगल से। उस एंगल के द्वारा एक गाड़ी वहां पे आती है, और जिस व्यक्ति को वहां पे घूमता पाया जा रहा है, जिसका चेहरा नहीं दिख रहा, वो व्यक्ति की कुछ सेकंड के लिए बातचीत होती है एक फेलो ऑफिसर के साथ, जहाँ पे गाड़ी मेरी बहन के घर के बाहर रुकती है, और वही व्यक्ति को बोला जा रहा है कि ये मक्खन कुमार है। उस वो व्यक्ति एक ऑफिसर है जिसका मैं नाम अभी नहीं ले सकता। मैंने उनसे पूछा कि इस ऑफिसर की इस व्यक्ति से बात हुई है, आप इनसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं? तब मुझे ये बताया गया कि ये ऑफिसर जो है उनको याद नहीं है कि ये हुआ क्या था वहां पे और उनकी किससे बातचीत हुई है। और एयरफोर्स ऑफिशियल्स ने हार्ड डिस्क सबमिट करने की जगह कुछ वीडियो क्लिप्स एक सीडी में कॉपी करके कोर्ट में सबमिट करी हैं, और उसमें ये वाली फुटेज भी गायब है। और वो वाली कैमरा की व्यू वाली जो फुटेज है, वो फुटेज का एयरफोर्स ऑफिशियल्स द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो कैमरा उस वक्त नहीं चल रहा था, लेकिन एयरफोर्स हेड ने मेरे को बकायदा ये फुटेज अपने फोन पे दिखाई है। तो काफी कुछ है, ये दाल में कुछ काला नहीं है, ये दाल ही काली है। तो फिर ये सीसीटीवी फुटेज का आगे कुछ अथॉरिटीज के पास जा ही नहीं पाई और वो दबी ही रह गई है? कुछ इन्वेस्टिगेशन में कुछ बात नहीं हुई उस सीसीटीवी फुटेज की? नहीं, तो जब ये सारी इंसिडेंट्स को जब हम जोड़ते हैं तो द पिक्चर विच इज पेंटेड इन फ्रंट ऑफ मी, दैट पिक्चर इज बेसिकली दैट दिस इज नॉट अ वन मैन शो, दिस इज मल्टीपल पीपल्स इन्वॉल्वमेंट, एंड इसलिए इसको मैं गैंग का एक नाम दे रहा हूँ। इसीलिए मैंने ये मेंशन किया गैंग का। जो अथॉरिटीज ने सीसीटीवी फुटेज वहां पे मेंशन की है और जो कोर्ट में सबमिट करी है, किसी तरीके से मैं प्रोसिक्यूशन के लॉयर से मिला हूँ, और उनके थ्रू मैंने ये सीसीटीवी फुटेज की कॉपी भी एक गूगल ड्राइव पे प्राप्त करी है। तो ये कॉपीज को भी जब मैं देख रहा हूँ, मेरे को पूरा का पूरा शक है कि ये वीडियो के साथ टैंपरिंग की गई है। इसलिए मेरा ये कहना है, अभी तक ये स्टेज कोर्ट में पहुंची तक नहीं है, अभी तक जो विटनेसेस हैं उनका एग्जामिनेशन ही चल रहा है, तो हम वहां तक पहुंचे ही नहीं है। कोर्ट सिस्टम 3 साल हो गए हैं इस वारदात को, और कोर्ट सिस्टम इतना स्लो है कि इस चीज को हमेशा ये एक्सक्यूज दिया जाता है कि पेंडेंसी बहुत है केसेस की, पॉपुलेशन बहुत है हमारे देश की, बट हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, और ये सोल्यूशन हमें देखना आना चाहिए, इसका इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए। और आपने अर्चिशा की मैरिड लाइफ के बारे में भी जिक्र किया, दैट शी वाज फेसिंग ट्रबल, डिवोर्स फाइल किया था, तो वो somehow how that is adding relevance to this case फैमिली के साइड से? ये मिस्ट्री को ना समझना कि मेरी बहन के साथ, उसकी वाइफ के साथ क्या हुआ। जब हम हरिद्वार गए हैं या उसके लास्ट राइट्स करने, हम वहां से वापस आ रहे हैं,
तब तक हमें पता चलता है कि हस्बैंड ने ऑलरेडी डेथ सर्टिफिकेट ले लिया है। और उसने जो एसएसपी को कंप्लेंट करी थी, उस कंप्लेंट में मेरी बहन ने ये मेंशन किया है कि मेरे को मेरी जान के लिए खतरा है। एक फ्लैट है हमारा मोहाली में, उस फ्लैट के मैं ताले बदल रही हूँ क्योंकि मेरे को अपनी जान के लिए खतरा है हस्बैंड से और उसकी फैमिली से। और हस्बैंड डेथ सर्टिफिकेट लेकर के सोसाइटी में जा करके वही ताला तोड़ करके वहां पे कब्जा कर लेते हैं। उसके 2-4 दिन के बाद हमें ये न्यूज़ आती है कि मेरी बहन ने एयरफोर्स के अंदर एक विल लिखी थी। वो विल कंफर्म की गई है डिजिटली एयरफोर्स ऑफिशियल्स के द्वारा। हमारा एडवोकेट आज तक वो डॉक्यूमेंट को जज के सामने पेश करने से मना कर रहा है और उसको ठुकरा रहा है। इस दौरान एक लॉयर जो रिकमेंड किया गया था हमें, उस लॉयर ने केसेस फाइल किए मेरे मदर के बिहाफ पे एक गलत जगह पे, ना कि मोहाली में बल्कि पटियाला में। और 3 महीने की ड्यूरेशन के अंदर उसने मेरे पिताजी को हर दूसरे तीसरे दिन फोन करके ये कहा कि अंकल जी आप अभी 50,000 डालिए, आप अभी 1 लाख रुपया डालिए, नहीं तो हम ये केस हार जाएंगे। इस 3 महीने की ड्यूरेशन के अंदर मेरे फादर को उनका पहला ब्रेन स्ट्रोक आया। पिछले 3 साल की ड्यूरेशन में मेरे पिताजी को टोटल 5 ब्रेन स्ट्रोक्स आ चुके हैं। आज की डेट में वो बेड रिडन है, उनसे चला नहीं जाता, उनकी बॉडी में सारा मसल मास लॉस हो चुका है। उनको बीच बीच में भूलने की भी सिम्टम्स आए जो कि ब्रेन स्ट्रोक के एक नॉर्मल पोस्ट रिकवरी सिम्टम्स हैं। उनकी आंखों की नजर तक चली गई है, उनको दिख तक नहीं रहा है आज की डेट में। तो ये सिचुएशन को गूंजते हुए मैंने उस लॉयर से रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे पिताजी को ना करें कांटेक्ट, उनसे ना पैसा मांगे। आपको जो पैसा चाहिए मैं आपको दूंगा, जब जब आपको चाहिए मैं आपको दूंगा। मैं उस लॉयर से ई कोर्ट्स के जरिए हमेशा यही पूछता गया कि कोर्ट ऑर्डर में लिखा है कि आप गए नहीं, वहां पेश नहीं हुए, और आप बोल रहे हैं कि मैं पेश हुआ हूं, तो ये गलत है और उसके बावजूद आप पैसा मांग रहे हैं। तो ऐसे कर करके वो लॉयर ने मेरे को पहले कट ऑफ किया कॉन्वर्जेशन से और मेरे पिताजी से ही कॉन्वर्जेशन करते रहे, और उन्होंने टोटल अराउंड 14,90,000 हमसे एज ए फैमिली ले चुके थे वो उस वक्त। हमने इसकी कंप्लेंट भी करी बार काउंसिल में उस एडवोकेट के खिलाफ। उसका भी नतीजा ये निकला फाइनली कि हमारी कंप्लेंट को क्लोज कर दिया गया, ये बोल के कि हमारा एडवोकेट और हमारी मदर जो कंप्लेनेंट है वहां पे नहीं आ रही है। लेकिन जब जब कोशिश थी, जब जब हम वहां आ पा रहे थे, सारे प्रूफ देने के बावजूद हमारी सुनवाई कहीं पे नहीं हुई। अब मेरी बहन का अच्छे ताल्लुकात नहीं थे हस्बैंड के साथ। उसने वो कंप्लेंट करी थी हस्बैंड के खिलाफ, डाउरी के खिलाफ, उसके इन-लॉज के खिलाफ। वो एक गेजेटेड ऑफिसर होने के बावजूद अपना खुद का पैसा कमा रही थी और अपने खुद के हक से जी रही थी। लेकिन हस्बैंड का वो लास्ट राइट्स में पार्टिसिपेट ना करना, कोई सवाल नहीं उठाना अथॉरिटीज के खिलाफ। अथॉरिटीज वही हैं ये एसएसपी, वही ये है ये डीएसपी जिन्होंने उसकी कंप्लेंट पहले भी एंटरटेन करी थी, और यही है वो जिन्होंने मर्डर इन्वेस्टिगेशन भी लीड करी है। इन सब के बावजूद चार्जशीट में हस्बैंड का कहीं पे भी नाम नहीं होना। जब हस्बैंड वहां पे विजिट करता था बेस में, ये वारदात होने के 1 साल पहले, हस्बैंड वहां पे ये एक्यूज्ड जो मक्खन कुमार है उससे मिला भी है। क्योंकि इनिशियली जब आप किसी नए बेस में आते हैं तो आप ऑफिसर्स मेस में रहते हैं जब तक आपको एक बेस के अंदर ही परमानेंट अकोमोडेशन अलॉट नहीं होती। तो हस्बैंड की एक्यूज के साथ उस वक्त बेस में बातचीत भी हुई है, और ये चीज की कंफर्मेशन भी मेस सेक्रेटरी द्वारा हमें बताई गई है, जो कि एक स्क्वाड्रन लीडर के बराबर की रैंक की ऑफिसर हैं, जिन्होंने हमें पहले ये भी बताया था कि उनका आर्ग्यूमेंट जरूर हुआ है पार्टी में।
तो इसलिए हमारा ये मानना है कि हस्बैंड की इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकती है, और उस एंगल को भी इन्वेस्टिगेट किया जाए। और अथॉरिटीज ने इस चीज को इन्वेस्टिगेट नहीं किया। चार्जशीट में उसका नाम आज तक नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो कसूरवार है, लेकिन शक के दौर पे उसको वहां पे रखना चाहिए। और जब व्हेन दिस ऑल दीज थिंग्स वर गोइंग ऑन, तब अर्चिशा ने आपके साथ कुछ शेयर किया हो, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं एज अ ब्रदर, आप उन्हें कुछ शेयर किया होगा आपके साथ विच यूड लाइक टू शेयर विद अस? उसके जो अकोमोडेशन थी, उस अकोमोडेशन के अंदर एयरफोर्स, यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के पायलट्स एक जॉइंट एक्सरसाइज के लिए वहां पे आए थे। और उनको वही अकोमोडेशन अलॉट होती थी जहाँ पे मेरी सिस्टर रहती थी। तो वहां पे उनकी जो बालकनी के दरवाजे थे, वो बालकनी के दरवाजे स्लाइडिंग डोर्स थे। वो स्लाइडिंग डोर्स का जो लॉकिंग सिस्टम है, वो लॉकिंग सिस्टम खराब हो चुका था। और आर्मी और एयरफोर्स और नेवी के ये जो अकोमोडेशंस होती हैं, ये एमईएस डिपार्टमेंट एक होता है जो कि इसकी देखभाल करता है। मेरी सिस्टर के द्वारा काफी दफा ये कंप्लेंट भी की गई है अथॉरिटीज को कि ये लॉक नहीं चल रहे हैं। हम विमेन हैं, हम यहाँ पे अकेले रहते हैं, ये लॉक्स को प्लीज चेंज किया जाए। वो लॉक्स को नहीं चेंज किया गया, ये कंप्लेंट करने के बावजूद। वो जो नेबर है, जो काफी कुछ जानती है, और इस वक्त वो नहीं बोल रही है, और जब हमारे सामने खड़ी होती है तो नजर से नजर नहीं मिला पाती और कुछ बोल नहीं पा रही है। तो प्रेशर में आकर के वो नहीं बोल पा रही है। ये इंसिडेंट होने के 1-2 हफ्ते पहले अथॉरिटीज को ये बोला भी गया था कि यहाँ पे कोई है बाहर जो आ रहा है रात को। और वो सिक्योरिटी ऑफिसर द्वारा हमें ये भी बताया गया था कि वो वाला कैमरा नहीं चल रहा था, और ये कंप्लेंट आने के बाद उन्होंने इस कैमरा को रिपेयर भी किया था। तो वो कैमरा उस वक्त ये वारदात होते समय बेशक पहले ना चल रहा हो, लेकिन 1 महीने पहले ऑपरेशनल हो गया था और वो चल रहा था। तो वो नहीं बोल सकते अभी कि कोर्ट में कि वो कैमरा नहीं चल रहा है था, उसकी कोई फुटेज नहीं है। राइट। और रिपोर्ट्स में मैंने ऐसा भी पढ़ा कि जब अर्चिशा का फ्यूनरल हुआ था, तब कोई भी स्टेट ऑफिशियल वहां पर मौजूद नहीं था। तो क्योंकि स्टेट ऑफिशियल मौजूद होता है अक्सर ऐसे केसेस में, तो इस पे आप क्या कहेंगे? यस, तो फ्यूनरल में कोई स्टेट ऑफिशियल उस वक्त मौजूद नहीं था। जब ये वारदात हुई, बीजेपी पठानकोट में थी, आम आदमी पार्टी पंजाब में थी। मैंने बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, मैंने इनफैक्ट फिर से पिछले हफ्ते राहुल गांधी जी को वापस ईमेल लिखा है। और मैंने कोलकाता में दीदी, मैंने जहां जहां पॉसिबल है, मैंने हर एक व्यक्ति को रीच आउट करने की कोशिश करी है। मैंने वहां के एमएलए से बात भी करी थी उस वक्त कि प्लीज हमारी हेल्प की जाए, हमारी मदद की जाए। मेरे को गवर्नमेंट ऑफिशियल से, अथॉरिटीज से कोई मदद नहीं मिली। फ्यूनरल में एयरफोर्स ऑफिशियल्स आए थे, बकायदा फुल रेस्क्यू और फुल एक 21 तोपों की सलामी के साथ जो फ्यूनरल होता है वो किया गया है उसका। और वहाँ पे एयरफोर्स ऑफिशियल सारे मौजूद थे। लेकिन आप ये एक आधे न्यूज आर्टिकल में भी पढ़ सकते हैं कि वहाँ पे स्टेट ऑफिशियल से कोई नहीं था। तो ये चीज की हमेशा हमें डाउट रहेगा, शंका रहेगी। और आज तक हमारे पास गवर्नमेंट से कोई नहीं आया है, इसको बस दबाया जा रहा है, मीडिया तक से कोई नहीं आया है। आपने काफी सारे ईमेल्स भी किए हैं वहां पे एसएसपी को, ताकि इन्वेस्टिगेशन को फॉरवर्ड आगे बढ़ाया जाए, लेकिन आपके ईमेल्स में भी कुछ सेम एसएसपी को ही फॉरवर्ड कर दिया गया, ऐसा भी कुछ आप बता रहे थे, तो उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करेंगे? जी, तो मैंने एक नहीं अनेकों ईमेल्स किए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने
मीडिया हाउसेस के एडिटर्स से बात की है। मेरे को हमेशा मीडिया हाउसेस के एडिटर्स से यही बताया गया कि ये डिफेंस सिक्योरिटी का मामला है और ऊपर से प्रेशर है, हम इसको आगे नहीं आने दे सकते। तो मैंने ये ईमेल्स जो किए हैं एयरफोर्स के द्वारा, मेरी रिप्रेजेंटेशंस का रिप्लाई भी आया है। ये ईमेल्स को चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब के पास भी फॉरवर्ड किया गया और चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ने इसको आईएएस ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू इसको सही चैनल्स पे फॉरवर्ड किया गया कुछ टाइम के लिए। एंड इवेंचुअली मेरी एसएसपी के खिलाफ जो कंप्लेंट थी और मेरी अथॉरिटीज से जो सीबीआई की रिक्वेस्ट थी, उस कंप्लेंट को उसी एसएसपी के पास पहुंचा दिया। मेरी एसएसपी ऑफिस में बात भी हुई है। मैंने वहाँ पे जो कॉल पर फोन उठाते हैं उनसे मैंने बात करी और मैंने उनको ये भी कहा कि मैडम, मेरी कंप्लेंट एसएसपी के खिलाफ है और ये कंप्लेंट इस साल नहीं करी गई थी। ये कंप्लेंट लास्ट ईयर शुरू करी थी मैंने 2024 में। इनफैक्ट चार्जशीट फाइल होने के बाद मैंने आरटीआई भी फाइल करी कि मैंने जो रिप्रेजेंटेशन दी थी एसएसपी को, वो आरटीआई का क्या हुआ। और जो आरटीआई का रिप्लाई हमें आता है कि इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल गोइंग ऑन, सो वी कैन नॉट रिवील द रिजल्ट्स टू यू। बट मेरे ये समझ से बाहर है कि जो इन्वेस्टिगेशन क्लोज हो चुकी है, जो चार्जशीट फाइल हो चुकी है, उसके फाइल होने के 1 साल बाद भी आप इन्वेस्टिगेशन कैसे कर रहे हैं? फाइनल करंट स्टेटस आप क्या है अब इसका, और व्हाट आर योर डिमांड्स फ्रॉम द अथॉरिटीज दैट नीड्स टू बी आंसर्ड? तो रिलेटेड टू दिस हमारी डिमांड्स एकदम से क्लियर रही हैं और मैं फिर से वो रिपीट करूंगा आपके लिए, और जो नहीं की है मैं वो फिर से बताऊंगा। मेरा हमेशा से अभी अर्चिशा के केस के लिए यही मानना है कि सीबीआई की जांच हो। सीबीआई ऑल्सो शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। वो सीबीआई के ऑफिशियल्स कौन है जो अपॉइंटेड हैं, वो अगर कम से कम लोगों को मालूम हो और हमें खुद उसमें इन्वॉल्व किया जाए कि किस तरीके से जांच की जाए, क्योंकि जितना ये केस पर्सनल मेरे लिए है वो किसी और के लिए नहीं हो सकता। तो हमें उसमें रखते हुए और चीज़ों और उसमें आइडियाज देते हुए उस डायरेक्शन में वो फ्रीडम हो इन्वेस्टिगेशन करने की। क्योंकि अगर डिफेंस एरिया के अंदर एक गेजेटेड ऑफिसर के साथ ऐसा हो सकता है, तो आप बाहर की देश की विमेन का सोचें, उनका तो चांस ही नहीं है कोई। मैंने सीजेपी को भी रीच आउट किया। इनफैक्ट अभिजीत दिपके जी के बहुत ही करीब लोगों से भी मेरी बातचीत हुई है। इनफैक्ट उनके पिताजी से भी मेरी बात हुई और उसके फैमिली से भी मेरी बात हुई। और जब वो प्रोटेस्ट में थे तब भी ये बात हुई उनके आसपास करीबी लोगों से कि अभिजीत दिपके जी मेरे बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी आज तक उन्होंने मेरे से बात नहीं करी है। मेरे को रिफ्यूजल मिल रहा है कि वो मेरे से बात नहीं कर सकते। तो मैं हमेशा यही पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं कोई सामने आ रहा है, क्यों नहीं कोई बात कर पा रहा है। मेरे को यही कहा जा रहा है हर किसी करीब दोस्त से या वेल विशर से, जब मैं कहीं पे ये डिस्कस करता हूँ कि संदीप, तेरे को जीने नहीं दिया जाएगा, तेरे को मार दिया जाएगा और तेरा अंत बुरा ही होने वाला है। और मैं इसके लिए तैयार हूँ, ये जोखिम मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। तो इसी तरीके से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, प्लीज अपनी आंखें खोलें। और जहाँ की मेरी सिस्टर का केस है, उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अथॉरिटीज प्लीज सामने आए और प्लीज कुछ ना कुछ इसके लिए करें। मैंने हाई कमीशन ऑफ इंडिया, मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स, मैंने नॉर्वेजियन न्यूज चैनल्स, मैंने एवरी पॉसिबल अथॉरिटी को रीच आउट किया है। मैंने हर किसी को लगातार रीच आउट किया है और मेरे को कहीं से भी कोई आश्वासन आज तक नहीं मिल रहा है। तो मैं कई दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने ये मौका दिया मेरे को, और मेरे को सुना और मेरे को समझा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। जय हिंद। थैंक यू सो मच। आपने हमें इस काबिल समझा कि आप हमारे सामने आए और आपने शेयर करनी चाहिए ये चीज। ये जो आंसू हैं, ये आंसू दुख के नहीं हैं, ये आंसू खुशी के हैं।
कि मेरे को ये मौका मिला सबके सामने ये चीज रखने का। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इसको शेयर करें मैक्सिमम। प्लीज इसको अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड करें। Thank you so much, Sandeep Jaswal, for coming to our channel and sharing this story of your sister. अर्चिशा जसवाल वो देश के लिए हमेशा तैयार थी, देश के लिए खड़ी थी, देश के लिए कुछ कर दिखाना है, इस जज्बे के साथ वो एयरफोर्स में आई थी, स्क्वाड्रन लीडर बनी थी। लेकिन जब देश की बारी आई है अर्चिशा के लिए कुछ करने की, तो हम क्यों पीछे हट रहे हैं? कहाँ है हमारी सरकार, कहाँ है हमारी अथॉरिटीज? यही हमारे सवाल हैं सरकार से, अथॉरिटीज से, और हम चाहते हैं कि इस मामले में पूरी जांच हो, इन्वेस्टिगेशन हो और फैमिली को उनके आंसर्स मिले। आप कमेंट्स में अपनी राय जरूर हमें बताइएगा, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर। तब तक के लिए देखते रहिए एच न्यूज। थैंक यू।